हेलो एवरीवन। चलो हम लॉ के आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। छोटी छोटी कुछ बातें देखो। अच्छा, पिछली क्लास में हमने मेंबर की डेफिनेशन करी सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के हिसाब से। फिर मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है वो किया। हाउ टू बिकम अ मेंबर, हु कैन बिकम अ मेंबर, वो सब हमने किया। आज हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ मेंबर। वैसे ना राइट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको 10 राइट्स मैंने लिखवाए हैं, इतना याद कर लेना। बाय चांस अगर क्वेश्चन आया तो क्या क्या राइट्स हैं देखो। टू ऑब्टेन शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी, आप कंपनी से क्या ऑब्टेन कर सकते हो? शेयर सर्टिफिकेट। आपके पास राइट है कि आप अपना नाम एंटर करवा सकते हो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। आपके पास राइट है कि आप अपनी सिक्योरिटीज क्या कर सकते हो? ट्रांसफर, बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। आपके पास ये राइट है कि आप जनरल मीटिंग्स का नोटिस रिसीव कर सकते हो, जनरल मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो और जनरल मीटिंग्स में वोटिंग आप कर सकते हो। आपके पास ये राइट है कि आप कंपनी से डिविडेंड क्या कर सकते हो? रिसीव। लेकिन एक बात याद रखना, डिविडेंड रिसीव करने का राइट आपके पास तभी आता है जब कंपनी डिविडेंड क्या करती है? डिक्लेयर। तो जब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी ना, आपके पास डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं आता है। ठीक है। फिर आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर, अदर पार्टीज का, एंड एनुअल रिटर्न की कॉपीज आप ऑब्टेन कर सकते हो। आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज ऑब्टेन कर सकते हो। राइट ऑफ प्रीएम्पशन मतलब राइट इशू, मतलब आपके पास ये राइट है कि कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करने से पहले आपको इशू करेगी। अगर आप मना करते हो तब पब्लिक को इशू करे जाएंगे, लेकिन पहला राइट हमेशा आपका होगा। टू अप्लाई टू कोर्ट टू सेट असाइड एनी वेरिएशन इन राइट्स अटैच टू एनी क्लास ऑफ शेयर्स, आपने पढ़ा हुआ है। और 10th पॉइंट आता है टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब बताओ आपके मेंबर के क्या होते हैं? राइट्स। अच्छा, इसमें लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? सेसेशन ऑब्लिक टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट कब होती है? कब होगी? अगर आपके शेयर्स क्या हो जाएं? फॉरफिट, यू आर नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर आप अपने शेयर्स को क्या कर दो? सरेंडर वॉलंटरली, तो भी आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। अगर आप अपने शेयर्स को क्या कर दो? ट्रांसफर, तो भी आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। आपके शेयर्स अगर किसी नॉमिनी को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसमिट हो गए तो भी आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है। और अगर कंपनी आपके शेयर्स को क्या कर दे? सेल, वेयर कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड लियन ऑन शेयर्स, तो भी बताओ आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। अगर आपको याद होगा तो लियन का केस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो पता है जहां तक कि इस चैप्टर की बात है ना, ये जो चैप्टर 4 है आपका, इसमें हमें दो चीजें हमें डिस्कस करनी थी। कौन कौन सी दो? एक हमें शेयर कैपिटल डिस्कस करना था और एक हमें डिबेंचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना था। तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स कवर करे ना, हमने शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है डिबेंचर्स। ज्यादा लेंथी नहीं है, चलो ध्यान से समझते हैं। डिबेंचर्स, मीनिंग ऑफ डिबेंचर, ध्यान से। डिबेंचर इज अ नेम अप्लाइड टू सर्टेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग एन इनडेटनेस which is normally but not necessarily secured by a charge over property। मैं आपको ना इसका मतलब समझाता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। मतलब समझो, ये डिबेंचर्स क्या होते हैं देखना। अज्यूम करो ये ए लिमिटेड है और ये पब्लिक है। पता है हुआ क्या? ए लिमिटेड ने ना, या मैं चलो ऐसे बोलूं, पब्लिक ने ए लिमिटेड को लोन दिया। पब्लिक ने ए लिमिटेड को क्या दिया? लोन। ठीक है। अब ए लिमिटेड
इस लोन के बदले पब्लिक को क्या इशू करती है? डिबेंचर्स इशू करती है। कंपनी पब्लिक को इस लोन के बदले क्या इशू करती है? डिबेंचर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिबेंचर्स होते क्या है, पता है डिबेंचर्स कुछ नहीं, डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, दोबारा सुनो, डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट which is an evidence. Debenture is a kind of a document which is an evidence that company is indebted to public. तो बेसिकली ना डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात का सबूत है कि कंपनी पब्लिक के प्रति इंडेटेड है, कंपनी ओज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू पब्लिक। तो बेसिकली डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात का सबूत है कि कंपनी ने पब्लिक से कुछ पैसा उधार पे लिया है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं तो डिबेंचर्स नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं? सिक्योर्ड। तो उन्होंने ना वर्ड क्या लिखा है? नॉर्मली बट नॉट नेसेसरली, मतलब जनरली सिक्योर्ड होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिक्योर्ड ही हो। तो नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं बट कैन बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो। लेकिन नॉर्मली बताओ क्या होते हैं? सिक्योर्ड। तो याद रखना डिबेंचर्स नॉर्मली सिक्योर्ड हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिक्योर्ड ही हो, दे कैन बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कराता हूं डिबेंचर्स की। सिंपल है। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, मतलब जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है। दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जो वोटिंग राइट्स कैरी करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटेडनेस ऑफ कंपनी, मतलब डिबेंचर एक सबूत है कि कंपनी कुछ पैसा आउटसाइडर्स को ओ करती है। ठीक है। आर इशूड जनरली अंडर द सील ऑफ द कंपनी, मतलब कॉमन सील लगाई जाती है लेकिन नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ नहीं कहता है। वैसे भी आपको पता है कॉमन सील अब ऑप्शनल हो गई है, नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा, जनरली बताओ क्या होते हैं? सिक्योर्ड, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिक्योर्ड ही हो, दे कैन बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो। अच्छा, एक पॉइंट और सुनना, वो समझेंगे। एफ पॉइंट, डिबेंचर्स जो इशू होते हैं वो जनरली इशू होते हैं विद पारी पासु क्लॉज, दे कैन बी इशूड विदाउट पारी पासु क्लॉज ऑल्सो। ठीक है, क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। यहां पर देखना जरा, ये ना एग्जांपल आप मेरे साथ साथ लिखोगे। पारी पासु क्लॉज, पारी पासु क्लॉज, ध्यान से समझना। पता है पारी पासु का मतलब होता है रैंकिंग इक्वली among themselves, रैंकिंग इक्वली among themselves। क्या मतलब? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। देखो, अच्छा ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड ने क्या करे? इशू करे डिबेंचर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये डिबेंचर्स क्या है? सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड। अब सुनना, सपोज 4 बार डिबेंचर्स इश्यू करे, मैं डेट से थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। 1/1/19 को इश्यू करे, 1 अप्रैल 19 को इश्यू करे, 1 अक्टूबर 19 को और 1 जनवरी 20 को। आपने 4 डेट्स पे डिबेंचर्स क्या करे? इशू।
यहां पर आपने डिबेंचर्स इश्यू करे वर्थ ₹10 लाख, किसको? एक्स को। यहां पर आपने डिबेंचर्स इश्यू करे वर्थ ₹5 लाख, वाई को। यहां पर आपने डिबेंचर्स इश्यू करे वर्थ ₹2 लाख, जेड को। और यहां पर आपने डिबेंचर्स इश्यू करे वर्थ ₹3 लाख, बी को। ठीक है, और पता है, ध्यान से सुनना, और जितने भी ये डिबेंचर्स है ना, इन सब में पारी पासु क्लॉज के साथ ये क्या हुए हैं? इश्यू हुए हैं। ये सब डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं विद पारी पासु क्लॉज और सब सिक्योर्ड है। मेरी बात सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंपनी ने जितने भी ये डिबेंचर्स इश्यू करे हैं सब सिक्योर्ड है और सब इश्यू हुए हैं विद पारी पासु क्लॉज। ठीक है, तो टोटल कितने के डिबेंचर्स हुए? 15, 17, 20 लाख के डिबेंचर्स इश्यू करें। अब सुनना, अब क्या हुआ, सपोज कंपनी का कल को हुआ लिक्विडेशन, कंपनी का हुआ लिक्विडेशन पे के टाइम पे सारे असेट्स को मार्केट में बेचा गया, असेट्स को बेच के आया 15 लाख रुपए। कितना पैसा आया? 15 लाख। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये 15 लाख इन डिबेंचर होल्डर्स में कैसे बटेगा? क्या 15 में से 10 एक्स को मिल जाएगा, 5 वाई को मिल जाएगा, या ये 15 चारों में बटेगा? मतलब तरीका क्या होगा? क्योंकि देखो, चारों को देने के लिए चाहिए 20 लाख और कंपनी के पास है कितना? 15 लाख। तो चारों को तो नहीं मिल सकता, तो कैसे बटेगा ये पैसा 15 लाख? तो कंपनीज एक्ट एक बात कहता है, क्योंकि ये डिबेंचर्स पारी पासु क्लॉज के साथ इश्यू हुए थे, तो इसका मतलब ये 15 लाख चारों में बटेगा 10:5:2:3 में। तो अगर मैं 15 को बांटूं प्रोपोर्शनेटली तो 10 डिवाइड बाय 20, 7.5 लाख इसको मिलेगा, 3.75 लाख इसको मिलेगा, 1.5 लाख इसको मिलेगा और 2.25 लाख इसको मिलेगा। ठीक है, तो पारी पासु क्लॉज के साथ जब डिबेंचर्स इश्यू होते हैं तो पैसा सब में बटता है। इन असेट्स पे राइट सबका होता है। किस रेशो में राइट होगा? उनके अमाउंट आउटस्टैंडिंग के रेशो में। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर डिबेंचर्स पारी पासु क्लॉज के साथ इशू ना हो, मैं आपको इसी में बताता हूं, मेरी बात सुनो। अगर डिबेंचर्स पारी पासु क्लॉज के साथ इशू नहीं हो रहे हैं तो याद रखना, डिबेंचर्स पे पहला राइट उसका होता है जो सबसे पहले इशू होते हैं। मतलब मुझे ये बताओ, सपोज अब इसी में बात करता हूं, डिबेंचर्स नॉट इशूड विद पारी पासु क्लॉज। सपोज पारी पासु क्लॉज के साथ इशू नहीं हुए हैं, उस केस में जो डिबेंचर पहले इशू होते हैं ना, असेट्स पे पहला राइट उनका होता है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले आपने डिबेंचर्स किसको इशू करे थे? एक्स को। तो याद रखना, असेट्स पे पहला राइट एक्स का होगा। तो 15 लाख के असेट में से पहले तो 10 लाख रुपए किसको दिए जाएंगे? एक्स को। फिर बताओ अगला राइट किसका होगा? वाई का होगा। वाई को 5 लाख रुपए देने हैं, तो 5 लाख रुपए किसको मिल जाएंगे? वाई को। हो गए टोटल 15 लाख। जेड को और बी को कुछ भी पैसा कंपनी से रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर डिबेंचर्स पारी पासु क्लॉज के साथ इश्यू हो रहे हैं, इसका मतलब असेट्स पे राइट सब डिबेंचर्स का होगा इन द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर डिबेंचर्स पारी पासु क्लॉज के साथ इश्यू नहीं हो रहे हैं तो डिबेंचर्स पे पहला राइट उनका होगा जो पहले इश्यू हुए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, सपोज 1 जनवरी 19 को आपने एक्स को इश्यू करे, 1 जनवरी 19 को ही वाई को इश्यू करे, 1 जनवरी 19 को ही जेड को इश्यू करे। 10 लाख के, 5 लाख के, 2 लाख के।
और 1 Jan 19 को ही आपने बी को इश्यू करे 3 लाख के, पारी पासु क्लॉज के साथ नहीं इश्यू हो रहे हैं, तो अब ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में हम देखते हैं डिबेंचर्स की सीरीज। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप जब मुझे फीस देते हो तो मैं आपको रिसिप्ट देता हूं ना, हर रिसिप्ट के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है। जैसे सपोज 101, फिर अगली 102, फिर 103, 104, ऐसे ही डिबेंचर्स के ऊपर भी ना एक सीरीज लिखी हुई होती है। तो याद रखना, अगर डिबेंचर्स पारी पासु क्लॉज के साथ इशू नहीं हो रहे हैं और सारे डिबेंचर्स इशू एक ही डेट पे हो रहे हैं, तो उस केस में जिसका सीरियल नंबर पहले होगा उसको पेमेंट पहले होगी और इसी ऑर्डर में पेमेंट होगी। तो इस केस में बताओ, डेट तो सेम है, फिर किसको पेमेंट पहले करोगे? जिसका सीरियल नंबर पहले होगा। तो जिसका सीरियल नंबर पहले होगा उसको पहले, फिर जिसका सीरियल नंबर होगा अगला नंबर उसका, फिर जिसका सीरियल नंबर होगा उसका अगला नंबर। तो इस ऑर्डर में आप पेमेंट करोगे अगर पारी पासु क्लॉज के साथ इशू नहीं हो रहे हैं। अगर पारी पासु क्लॉज के साथ इशू हो रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। असेट्स पे राइट सबका होगा इन द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट आउटस्टैंडिंग। और जी पॉइंट आता है रिडीमेबल एट द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। तो डिबेंचर्स जनरली बताओ क्या होंगे? रिडीमेबल होंगे अपने टर्म के एंड पे। वो टर्म कुछ भी हो सकती है आपकी, 5 साल, 10 साल, 15 साल। वो डिबेंचर्स जब आप इशू करोगे तो उसमें स्पेसिफाइड होती है। हाउएवर इररिडीमेबल डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी इशू। याद रखना, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल इशू नहीं हो सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स इररिडीमेबल इशू हो सकते हैं। अच्छा, छोटी सी एक बात और, बहुत सिंपल सा, शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, देखो 11 डिफरेंसेस आपको मैंने दिए हैं, याद कर लेना सिंपल से। कैपिटल वर्सेस डेट। देखो मेरे को बताओ, शेयर का जो पैसा है इट रिप्रेजेंट्स कैपिटल, वेयर इज डिबेंचर्स का जो पैसा है इट रिप्रेजेंट्स डेट। अच्छा, शेयर्स पे आप रिटर्न किस फॉर्म में देते हो? डिविडेंड के फॉर्म में। डिबेंचर्स पे आप रिटर्न किस फॉर्म में देते हो? इंटरेस्ट के फॉर्म में। क्वांटम ऑफ रिटर्न, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तभी पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, जबकि इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तभी पीएल एप्रो में नहीं पीएल में आता है। अच्छा, डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड हमेशा, मैं इक्विटी डिविडेंड की बात कर रहा हूं, रेफरेंस की नहीं, इक्विटी डिविडेंड की। इक्विटी डिविडेंड हमेशा क्या होता है? वेरिएबल, प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे तो डिविडेंड ज्यादा होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे तो डिविडेंड भी कम होगा। जबकि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हमेशा फिक्स्ड होगा। इशू एट डिस्काउंट। एक बताओ, क्या आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स के केस में वोटिंग राइट्स अवेलेबल होंगे, डिबेंचर्स के केस में वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। परचेज ऑफ ओन शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स। एक बताओ, क्या एक कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकती है? नहीं कर सकती। सेक्शन 67 पढ़ा है हमने। हाँ, उस रूल का एक एक्सेप्शन था। बायबैक कर सकती है, अंडर सेक्शन 68 कर सकती है। क्या एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को बायबैक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आपको जब चैप्टर कराऊंगा ना अकाउंट्स में, डिबेंचर्स का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको इसका। सिक्योरिटी, एक बताओ, क्या शेयर्स के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखवाई जाती है? नहीं। डिबेंचर्स के अगेंस्ट मैंने क्या कहा था? नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि सिक्योर्ड हो। कन्वर्जन की बात करें, शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, हाउएवर डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो। रिडेम्पशन, शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं, डिबेंचर्स रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। रीपेमेंट इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मुझे बताओ, वाइंडिंग अप के केस में पहले पैसा शेयर होल्डर्स का लुटाया जाएगा या डिबेंचर होल्डर्स का? पहले पैसा हमेशा डिबेंचर होल्डर्स का लुटाया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो नंबर किसका आता है? शेयर होल्डर्स का। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एक गो थ्रू कर लेना, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।